हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या बहस अंतिम की स्टेज पर किसी गवाह को बुलाया जा सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है और जितना स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही सामान्य जन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके मुकदमे कोर्ट में चलते रहते हैं, एडवोकेट्स या मजिस्ट्रेट, जिनके पास भी जो फाइल है उसमें ऐसा सवाल कई बार उठता है। कई बार फाइल बहस अंतिम की स्टेज पर होती है, केस की पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है और केस जो है बहस अंतिम की स्टेज पर आ जाता है। तब एक पार्टी एप्लीकेशन लगाती है कि हमारा फला गवाह छूट गया है, उसे बुलाया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? न्यायाधीश को क्या गुस्सा आएगा? ये तो उसी तरह की बात हुई जब पूरी रामायण बांचने के बाद श्रोता पूछते हैं सीता कौन थी। तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो बहुत आता है, पर न्यायाधीश को फैसला कानून के अनुसार ही करना पड़ता है। और आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि क्या बहस अंतिम की स्टेज पर किसी गवाह को बुलाया जा सकता है, चाहे वो मामला सिविल का हो और या मामला क्रिमिनल का हो। दोनों ही बातों के लिए ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बिल्कुल सटीक चर्चा है। कई बार पक्षकारों के मामले में देखती हूँ, चाहे लापरवाही उस पक्षकार की हो या एडवोकेट की हो या कोई और कारण रहा हो, कई बार वास्तव में गवाह छूट जाते हैं। कई बार कोर्ट को री एग्जामिनेशन के लिए गवाहों को बुलाना पड़ता है, कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब चीफ एग्जामिनेशन हो जाता है उसका, है ना, तो अगर जब तक क्रॉस उससे नहीं होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन जब तक नहीं होगा, तो ये जो चीफ एग्जामिनेशन है ये पढ़ा नहीं जाएगा और इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। हमने जो सिविल वाद पढ़ा था उसमें भी इस बात को देखा था। एक पुराना एक वीडियो मैंने अभी डाला था, जो वो वीडियो निर्णय के बारे में था। डिसीजन, एक सिविल सूट का मैंने निर्णय जो है वो उसमें बताया था कि निर्णय कैसे लिखते हैं। उसमें एक गवाह से उसका चीफ एग्जामिनेशन हो रखा था लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो उस गवाह के इस चीफ एग्जामिनेशन को, इस मुख्य परीक्षण को कोर्ट ने नहीं पढ़ा था और उसको डिस्कार्ड कर दिया था। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इस तरह का एक ये आपको एग्जाम्पल मिला था, जिसमें चीफ एग्जामिनेशन हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ और गवाह के बयानों को कोर्ट ने हटा दिया, नहीं पढ़ा। तो ऐसी बातें जब कोर्ट के सामने आती हैं तो उस वक्त कोर्ट भी पार्टीज को चेताता है या एडवोकेट्स भी उनको बताते हैं कि इसमें गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो गवाह को दोबारा बुलाना है। या कई बार कोई गवाह बिना एग्जामिनेशन ही छूट जाता है तो भी गवाहों को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर केस बहस अंतिम की स्टेज पर पहुंच चुका है तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में गवाह को बुलाया जा सकता है। तो ये आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की सेक्शन 311 के अंतर्गत। और ऐसी एक परिस्थिति एक केस में आई थी। इसमें प्रोसिक्यूशन ने जो है वो प्रोसिक्यूशन ड्रॉप्ड द मटेरियल विटनेस। बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह थे जिनको प्रोसिक्यूशन ने, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या प्रोसिक्यूशन है जो अभियोजन पक्ष है, उसने उन गवाहों को नहीं बुलाया और ड्रॉप कर दिया। कोर्ट की भाषा में हम ये कहते हैं उसको गवाह को तर्क कर दिया। ठीक है, आम भाषा में हम ये कहते हैं जब प्रोसिक्यूशन किसी गवाह को नहीं बुलाना चाहता तो वो ये कहता है कि उसको तर्क कर दिया है। इंग्लिश में उसको कहेंगे ड्रॉप कर दिया। तो अब ये हो गया, ड्रॉप कर दिया उन्होंने, लेकिन जो कंप्लेनेंट था उसने एप्लीकेशन फाइल की इस धारा 311 में, क्योंकि जो परिवादी था, कंप्लेनेंट था, उसको लग रहा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस गवाह को गलत ड्रॉप कर दिया है, गलत तर्क कर दिया है।
ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन कंप्लेनेंट ने लगा दी। तो ये भी सवाल अब हम डिस्कस करेंगे इस के वीडियो में, और ये जो मैं केस आपको बताने जा रही हूँ कि क्या परिवादी गवाह बुला सकता है, दूसरा बहस अंतिम की स्टेज पे बुला सकता है कि नहीं बुला सकता। तो दो सवाल हमारे पास हो गए। तो एप्लीकेशन अलाउड, अब कोर्ट ने क्या किया, एप्लीकेशन अलाउड टू समन द टू विटनेसेस, दो गवाहों को बुलाने की, समन करने की जो एप्लीकेशन थी वो कोर्ट ने अलाउ की। प्रोसिक्यूशन ड्रॉप्ड द सेड टू विटनेस, दोनों गवाहों को कोर्ट ने तर्क कर दिया था, सॉरी प्रोसिक्यूशन ने ड्रॉप कर दिया था, तर्क कर दिया था। एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट अलाउड बाय द कोर्ट, ये एप्लीकेशन कोर्ट कंप्लेनेंट की थी और इसको कोर्ट ने अलाउ किया था। जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट में ये एप्लीकेशन पेश हुई थी। एट द स्टेज ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट, स्टेज क्या थी, कब एप्लीकेशन लगाएगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज आ गई थी, और फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। विटनेसेस कॉल्ड आर टू मटेरियल विटनेस फॉर द जस्टिस हेल्ड नो इलीगलिटी इन द ऑर्डर। कोर्ट ने कहा कि न्याय के हितों की प्राप्ति के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए दोनों गवाह बहुत ही मटेरियल हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए इनको बुलाना आवश्यक है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और माननीय हाई कोर्ट ने कहा नो इलीगलिटी इन द ऑर्डर, ऑर्डर की लीगलिटी को कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने देखा, और उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कोई गलती नहीं की। ये कौन सा केस है, ये ऐसा कौन से केस में हेल्ड हुआ है, अभी हम अगली स्लाइड में इसको देखेंगे। केस आया 2020 का केस है, क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान 384, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का ये डिसीजन है 2020 का, कुंवरदीप रंधावा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कुंवरदीप रंधावा के केस में ये डिसाइड हुआ। इसका एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर है 1314/2019, डिसाइडेड ऑन 10 जनवरी 2020 को ये केस डिसाइड हुआ है। अब क्या हुआ था, The witnesses mentioned in the charge sheet were never called by the public prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो है चार्जशीट में, ये दोनों गवाह जो थे मटेरियल गवाह थे, ये चार्जशीट में इनका नाम मेंशन किया गया था, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इनको नहीं बुलाया। द कंप्लेनेंट हैज ए वैलिड ग्राउंड टू क्लेम द टू विटनेसेस, कंप्लेनेंट जो था, परिवादी था, उसके पास वैलिड ग्राउंड था दोनों गवाहों को बुलाने का। हु आर एसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, चार्जशीट के पर्पज के लिए इनको एसेंशियल माना गया था। एज अगेंस्ट द पिटिशनर ought to have been examined, the trial court was therefore justified in calling the witnesses. माननीय हाईकोर्ट में कौन गया, माननीय हाईकोर्ट में गया एक्यूज्ड। उसने कहा कि ये जो ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट वाज देयरफॉर जस्टिफाइड इन कॉलिंग द विटनेस इन ऑर्डर टू मेक द एंड्स ऑफ जस्टिस बोथ द विटनेसेस आर समन्ड एंड एग्जामिन्ड। दोनों गवाहों को न्याय के हितों की प्राप्ति के लिए बुलाया गया और उनका परीक्षण किया गया। माननीय कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बिल्कुल सही था, ऐसा माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा। और मुलजिम के लिए क्या कहा, अक्यूज्ड पिटिशनर हैव द फुल राइट टू क्रॉस एग्जामिन द सैड विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उन्होंने ये कहा, अक्यूज्ड ने कहा कि मेरा राइट प्रभावित हो रहा है, मेरा राइट जो है वो प्रिजुडिस हो रहा है, प्रिजुडिस हो रहा है, ठीक है, प्रिजुडिस हो रहा है मेरा राइट, और ये जो गवाह बुलाए हैं इससे मेरा डिफेंस का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, और ये गवाह नहीं बुलाने चाहिए थे, प्रोसिक्यूशन इनको ड्रॉप कर चुका है। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने कहा अक्यूज्ड पिटिशनर, क्योंकि ये अक्यूज जो है वो पिटिशनर बन के हाईकोर्ट गया था, इसलिए इसको अक्यूज्ड पिटिशनर कहा गया, हैव द फुल राइट टू क्रॉस एग्जामिन द सैड विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उन्होंने कहा कि आपका राइट किस तरह खत्म होगा, आपको जो दोनों गवाह आएंगे उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल रहा है, फुल राइट मिल रहा है आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो आप अपना डिफेंस उन गवाहों के सामने रख सकते हो। अक्यूज्ड अपीयर्स टू बी ओनली द प्रैक्टिस टू डिले द प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा
कि ये अक्यूज्ड ही है जिसने माननीय हाई कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करके इस केस को लंबा किया है। ठीक है, तो दो ग्राउंड्स पर उन्होंने, एक ग्राउंड ये लिया कि अक्यूज ने कहा कि इससे प्रोसीडिंग डिले हो गई, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि डिले तो आपने किया है। आप जब ट्रायल कोर्ट ने दोनों गवाहों को बुला लिया था या बुलाने के लिए समन कर दिया था, तो आप वहां चुपचाप कार्रवाई करते, क्रॉस एग्जामिनेशन करते, उससे तो ये कार्रवाई डिले नहीं होती। आपने इसको माननीय हाई कोर्ट तक इसको ले आए हो, तो डिले तो आपने किया है। तो उन्होंने कहा कि अक्यूज्ड इस केस को केवल डिले करने के लिए यहाँ तक लेकर आया है, अदरवाइज दोनों गवाह मटेरियल गवाह हैं। अक्यूज्ड को इसका फुल राइट है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, उसका किसी तरह का कोई राइट जो है वो प्रिजुडिस नहीं हो रहा है, कोई राइट उसका प्रभावित नहीं हो रहा है। अब और दूसरा क्वेश्चन, तो ये था कि उन्होंने गवाह बुलाए और सही बुलाए। अब क्या परिवादी एप्लीकेशन दे सकता है? तो यस, इस केस में ट्रायल कोर्ट में परिवादी ने ही एप्लीकेशन दी थी और माननीय उच्च न्यायालय में मुलजिम ने उसे चैलेंज किया था, क्योंकि ऑर्डर परिवादी के पक्ष में था, क्योंकि परिवादी के पक्ष में ऑर्डर जारी हो गया था कि ठीक है दोनों गवाह बुलवा लीजिए। एक और केस आया, सपन कुमार चटर्जी वर्सेस सीबीआई, 2019 का केस है, 2019 वॉल्यूम 2 WLC सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 415, 2019 का केस है WLC का। ये WLC जो है एक जनरल है, ठीक है ना, ये ऐसी मैगजीन टाइप आती हैं, लॉ की जो मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, उनको जनरल बोलते हैं। तो ये जो लॉ की मैगजीन्स होती हैं इनको जनरल कहा जाता है, तो ये WLC है। इस WLC 2019 की जो WLC है, इसमें पेज नंबर 415 पर ये छपा है। एक बात और, आप जो यंग एडवोकेट्स हैं इनको एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि आपको ये साइटेशन पढ़नी आनी चाहिए और साइटेशन ढूंढनी आनी चाहिए। आजकल तो गूगल का जमाना हो गया, आप जो ही या तो ये स्वप्न कुमार चटर्जी लिखेंगे या 2019 2 WLC लिखेंगे तो ये स्वप्न कुमार का केस आ जाएगा। लेकिन जो बुक्स हैं, जैसे WLC में ये छपा है, अब आपके सामने पूरी लाइब्रेरी है, आपको ये कहा जाता है कि ये स्वप्न कुमार चटर्जी की आप साइटेशन ढूंढिए। तो ये जो नंबरिंग हो रखी है इसके आधार पर आप उसमें ढूंढ सकते हो। सबसे पहले आपको 2019 की WLC देखनी चाहिए, ठीक है, 2019 की, फिर 2019 की देख ली, अब आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम 2 देखना है। इसके बाद उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी सेक्शन बटे हुए होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट वाला सेक्शन है उसी में जाना है। फिर क्रिमिनल, सिविल और क्रिमिनल भी उसमें बटा हुआ होता है, तो आपको क्रिमिनल देखना है, फिर पेज नंबर पर जाना है। तो इस तरह आपको ये साइटेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, इट इज वेल सेटल्ड दैट द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 311 शुड बी इन्वोक्ड बाय द कोर्ट ओनली टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि क्या हर केस में कोर्ट बहस अंतिम की स्टेज पर गवाहों को बुलाना शुरू कर देगी? ऐसे तो फिर पार्टीज को ये मौका मिल जाएगा, जो भी पार्टीज है मुकदमे की, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जो भी पक्ष केस को लटकाना चाहता है वो इस तरह के गेम कोर्ट से खेलना शुरू कर देगा। और इसीलिए हमने शुरू में सवाल उठाया था, क्या न्यायाधीश को गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा इसीलिए आएगा कि उसका दिमाग इस बात को सोचने लग जाएगा कि क्या इस केस को लटकाने के लिए, इस केस को डिले करने के लिए, इस केस को लंबा करने के लिए तो ये एप्लीकेशन नहीं लगाई जा रही है, क्या इनके कुछ और दिगर मोटिव तो नहीं है? न्यायाधीश का जो है तीसरा चक्र वो उसमें ब्लिंकिंग करने लग जाता है और न्यायाधीश सोचने लग जाता है। तो ये जो बात कही है ये उसी से रिलेटेड है। इस स्वप्न कुमार चटर्जी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं, इट इज वेल सेटल्ड दैट द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 311 शुड बी इन्वोक्ड बाय द कोर्ट ओनली टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। ये जो शब्द है, द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ये एंड जो है इसका मतलब हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको समाप्त करना ना समझ लें।
क्योंकि भाई मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो एंड का मतलब हम तो ये जानते हैं कि बस खत्म हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वाले, एंड ऑफ जस्टिस, न्याय की समाप्ति करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो भाई इसका मतलब न्याय की समाप्ति नहीं है, इसका मतलब है न्याय के उद्देश्य, टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये जो सेक्शन 311 है, इसकी पावर को इन्वॉक किया जा सकता है। और ये लॉ वेल सेटल्ड है कि उसी को इन्वोक करने के लिए, केवल न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, दोनों पक्षकारों के साथ न्याय करने के लिए ये जो धारा 311 की शक्तियां हैं, ये कोर्ट को यूज करनी चाहिए। द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजंस। अब स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजंस, कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि ये जो पावर है गवाहों को बुलाने की, ये जो पावर है धारा 311 की, अगर हम बहस अंतिम की स्टेज पर उसको यूज करने जा रहे हैं या किसी भी स्टेज पर उसको यूज करने जा रहे हैं, तो तभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजन होंगे। एंड इट शुड बी एक्सरसाइज्ड विद ग्रेट कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन, बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि लोग मिसयूज करने आएंगे, लोग आपको मूर्ख समझने आएंगे कि हम जितना चाहे केस को लंबा खींच ले, लेकिन यही न्यायाधीश का जो दिमाग है वो यही दौड़ेगा, वो उसको उसी वक्त के लिए उसको यूज करेगा कि आखिर इसके उद्देश्य क्या हैं, इस एप्लीकेशन को लाने का पर्पज क्या है, वो ये देखेगा। और ये इसके लिए आपको न्यायाधीश का जो आईक्यू है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। एप्लीकेशन देखकर न्यायाधीश समझने लग जाते हैं कि ये एप्लीकेशन क्यों लाई गई है। तो ये इस लेवल का आईक्यू आपका डेवलप हो जाना चाहिए। तो इसलिए देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बहुत ही ग्रेट कॉशन के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ आपको इस पावर का यूज करना है। द कोर्ट हैज वाइड पावर अंडर दिस सेक्शन टू इवन रिकॉल विटनेस। उन्होंने कहा है वाइड पावर है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बहुत ही वाइड पावर है। इन शब्दों को, ये स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजन, ग्रेट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बार बार आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे रूलिंग्स में। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट को अपना दिमाग यूज करना है, कोर्ट को अपना इसमें आईक्यू लगाना है कि जब कोर्ट को लगता है किसी पक्षकार के साथ अन्याय हो रहा है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन जब उसको लगता है कि वो इस कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो कोर्ट उसके दुरुपयोग को भी रोक सकता है। इसलिए ये जो उस जज की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है, ये उसके ये कानून जो है वो उसके दिमाग के हिसाब से अपनी क्रियान्विति को होते हुए देखता है। तो द कोर्ट हैज वाइड पावर अंडर दिस सेक्शन, इसलिए कहते हैं कि न्यायाधीश गॉड होता है, लेकिन उसको सारे काम बहुत ही सावधानी से इसमें करने चाहिए, तभी वो उन शक्तियों को यूज कर पाएगा न्याय देने के लिए। द कोर्ट हैज वाइड पावर अंडर दिस सेक्शन, की बहुत ही वाइड पावर है टू इवन रिकॉल विटनेसेस, गवाहों को रिकॉल कर सकता है, उनको बुला सकता है फॉर द री एग्जामिनेशन, दोबारा एग्जामिनेशन करने के लिए भी उनको बुलाया जा सकता है। किसी गवाह का मान लो एक बार एग्जामिनेशन हो गया और कोई पार्टी ये कहती है, प्रोसिक्यूशन कहता है या अक्यूज कहता है कि इस गवाह को दोबारा बुलाना है, तो भी कोर्ट बुला सकता है, वाइड पावर है, उसको पावर है। और फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जैसे आईओ जो है उससे जिरह हो गई, ठीक है, आईओ से जिरह हो गई, लेकिन अब इसमें भी जब जिरह होती है तो यही वकील की योग्यता जो है पूरी इस क्रॉस एग्जामिनेशन में दिखाई देती है। अब कई लोग आईओ से 4 सवाल पूछ कर रह जाते हैं, ठीक है, 4 सवाल उससे पूछते हैं और हो गई साहब आईओ से जिरह हो गई, और थोड़ी दिन बाद दूसरे वकील साहब बदल जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इन्होंने क्या सवाल पूछे, पहले वाले वकील साहब ने पूरा केस ही धराशायी कर दिया। अब अगर मैंने इस आईओ से जिरह नहीं की, या कई बार जैसे विक्टिम किसी भी केस में विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट गवाह होता है, अब अगर विक्टिम से ही केवल वकील साहब ने 4 सवाल पूछे या वो सवाल ऐसे पूछे कि उसको तो पूरे प्रोसिक्यूशन के केस को ही प्रूव करा दिया, तो जो जिरह करने का जो तरीका है, वकील की योग्यता वहीं परखी जाती है कि इनको जिरह करनी आती है कि नहीं आती। तो यहाँ
कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर है। और फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन, अब नए वकील साहब आ गए, अनुभवी वकील साहब आ गए, उनको लग रहा है कि आईओ से जिरह ठीक प्रकार से नहीं हुई, विक्टिम से भी जिरह ठीक प्रकार से नहीं हुई, केवल 4 सवाल पूछकर छोड़ दिया गया है। अब वो आगे और बुलाना चाहते हैं कि, और कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि हमको दोबारा गवाह बुलाने की इजाजत दी जाए, हम उससे और फर्दर उसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो पावर है कि नहीं है कोर्ट के पास? है। ये जो स्वप्निल वाला हमारा केस है, ये क्या कहता है, ये स्वप्न कुमार का केस, कि कोर्ट के पास बहुत वाइड पावर है, लेकिन यूज कैसे करेगा? ग्रेट क्वेश्चन के साथ, बहुत सावधानी से, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कानून के दुरुपयोग करने वाले उसका दुरुपयोग कर जाए प्रोविजन का। कानून बदमाशों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। अब ये देखिए, but the same has to be exercised after taking into consideration the facts and circumstances of each case. तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। कई बार आपको लगता है, आप कहते हो हमारे केस में 311 की एप्लीकेशन खारिज हो गई। अब दूसरा कोई आता है, वो कहता है हमारे केस में 311 की एप्लीकेशन जो है मंजूर हो गई, यहाँ मंजूर हो गई, यहाँ डिसमिस हो गई, खारिज हो गई। अब जो कानून से जो लोग परिचित नहीं हैं, उनको लगता है ये न्यायाधीश करते क्या है। एक केस आया, उसमें 311 डिसमिस कर दी, ये दूसरा केस आया, मंजूर कर ली। माजरा क्या है भाई? माजरा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये देखिए डिसीजंस क्या कह रहे हैं, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बात कही जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस, हर केस की परिस्थिति होती है। जैसे दो लोग आपस में एक जैसे नहीं होते, उसी तरह एक केस के फैक्ट्स दूसरे केस से कभी भी नहीं मिलते। इसलिए अगर दो केस हैं तो उनका एक ही एप्लीकेशन पर, एक ही धारा की एप्लीकेशन में दो अलग अलग जजमेंट हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं। तो आपको अच्छा वकील बनने के लिए, अच्छा जज बनने के लिए, ये जो महत्वपूर्ण चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट में बताई जा रही हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या कह रही हैं। और इन्होंने ये कहा है, बट द सेम हैज टू बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ ईच केस। अब कानून का पाला किसके पास आ गया? जज साहब के पास। क्यों? क्योंकि ये धारा जो 311 है, इसके लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसकी पावर बहुत वाइड है। जज साहब को पावर सारी है, कोर्ट को पावर सारी है, लेकिन यूज कैसे करेंगे? वो अपने दिमाग से यूज करेंगे। उनको उस केस में उचित लग रहा है तो मंजूर करेंगे, और उचित नहीं लग रहा तो डिसमिस कर देंगे। तो अल्टीमेटली मामला आकर कोर्ट पर ही ठहर जाता है। वो पर्टिकुलर कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि मंजूर करनी चाहिए या डिसमिस करनी चाहिए। The power under the provision shall not be exercised if the court is of the view that the application has been filed as an abuse of the process of law. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, abuse of process of law। अभी मैंने क्या कहा था कि कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट की शक्तियों का मिसयूज किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गया है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। इसलिए बहुत आईक्यू जो है कोर्ट का, जज साहब का, बहुत तेज होना चाहिए कि वो पक्षकारों के, पार्टीज के मंसूबों को समझ सके कि आखिर इनका इंटेंशन क्या है। The power under this provision shall not be exercised if the court is of the view that the application has been filed as an abuse of the process of law। कानून का अगर दुरुपयोग कर रही हैं पार्टियां, तो फिर कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। Where the prosecution evidence has been closed long back and the reasons for non-examination of the witnesses earlier is not satisfactory। अब इस स्वर्ण कुमार वाले केस में क्या हुआ था
ये जो स्वप्न कुमार वाला जो केस है, चटर्जी वाला, इस केस में क्या हुआ था, इसमें प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो साक्ष्य है वो लॉन्ग बैक, बहुत पहले ही बंद कर दी थी। एंड जो रीजंस बताए गए थे, एंड द रीजंस फॉर नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस अर्लियर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जो नॉन एग्जामिनेशन के जो रीजंस थे वो पर्याप्त नहीं थे, संतोषजनक नहीं थे, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, तो उन्होंने फिर उस एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया था। अगर ऐसी परिस्थिति है तो कोर्ट को ये लग सकता है कि आप प्रोसेस ऑफ लॉ को मिसयूज करने जा रहे हो। द summoning of witness at belated stage would cause great prejudice to the accused and should not be allowed. Similarly, the court should not encourage the filing of successive applications for recall of witness under this provision. यानी कोर्ट इस बात को इनकरेज नहीं करेगी कि एक एप्लीकेशन लगा दी 311 की, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी, ठीक है, थोड़े दिनों बाद फिर लगा दी, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी, फिर थर्ड लगा दी। ये क्या है, ये मिसयूज ऑफ प्रोसेस है। ये कोर्ट को रोकना पड़ेगा कि पार्टीज क्या कर रही हैं। कोर्ट को लग रहा है कि ये बिलेटेड स्टेज पर, आगे की बहुत बाद की स्टेज पर एप्लीकेशन लगाई है और इससे बहुत ही प्रिजुडिस इसको मुलजिम को होगा। प्रिजुडिस का मतलब क्या है, क्या मतलब है प्रिजुडिस का? प्रिजुडिस का मतलब है राइट्स का खत्म होना, राइट्स खत्म होना। ये शब्द आपको पूरे लॉ के अपने कैरियर में बहुत काम आएगा। प्रिजुडिस ही होता रहेगा, प्रिजुडिस, कोज ग्रेट प्रिजुडिस। तो हमको प्रिजुडिस का मतलब पता होना चाहिए। प्रिजुडिस का मतलब है जब हमारे राइट खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब हमको प्रिजुडिस कोज हो रहा है। द समनिंग ऑफ विटनेस एट बिलेटेड स्टेज, तो अब बहस अंतिम की स्टेज पर कोर्ट को ये लग रहा है कि नहीं, इससे मुलजिम के राइट खत्म होंगे और एप्लीकेशनें बार बार अक्यूज की तरफ से फाइल की जा रही हैं, तो हो सकता है कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को 311 की एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है। तो ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा, ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर होगी या नहीं होगी। तो सेटल्ड लॉ क्या हुआ? Each case, the ratio as laid down by the apex court is required to apply by taking into consideration the facts and circumstances therein. अब आप मेरे से एक सवाल पूछो कि 311 की हमारी एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर केस में डिसमिस होगी या फिर मंजूर होगी, क्या होगा? इसका उत्तर है द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। यानी सेटल्ड लॉ ये है कि ईच केस की जो परिस्थितियां हैं, द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, उनको कोर्ट कंसिडरेशन में लेगा, अप्लाई बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ईच केस द रेशियो एज लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देयरइन। हर केस की परिस्थितियां कोर्ट देखेगा और उसके बाद ही इस एप्लीकेशन 311 की एप्लीकेशन पर फैसला होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि सही है और न्याय प्राप्ति के लिए, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है, तो एप्लीकेशन को मंजूर करेगा, अदरवाइज उसको खारिज कर देगा। ये लॉ जो है ये सेटल्ड लॉ है, ये स्थापित हो गया है ये लॉ। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो अधिकतम लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है। इस देश के अधिकांश लोग वकीलों की महंगी फीस नहीं दे पाते, इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना जरूरी है। कानूनों की मैं चाहती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट मिनिमम जानकारी तो लोगों को होनी ही चाहिए, और अगर ऐसा है, ऐसा होगा, तभी वे अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर करके इस लोकतंत्र मजबूत करने के काम को आगे बढ़ाएं। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं। पिछली बार मैंने एक सवाल पूछा था एक वीडियो में, ऑर्डर 22 रूल 4 पर ये वीडियो था।
और मैंने लिमिटेशन पूछी थी आपको एप्लीकेशन लगाने की। आप लोगों में से कुछ के जवाब आए हैं, आपने कहा है उसमें 90 डेज का जो टाइम है वो लिमिटेशन का है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 90 डेज कि अगर कायम मुकामान की आप एप्लीकेशन लगाते हैं, लीगल हेयर्स को रिकॉर्ड पर लेने की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें 90 डेज की आपको लिमिटेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ये जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा सेक्शन 311 का। और आज का सवाल भी यही है कि ये जो सेक्शन 311 है इसमें आप इसको कितना समझ पाए हैं, और क्या कोई भी एप्लीकेशन 311 की किसी भी स्टेज पर लग सकती है या नहीं लग सकती है। बहस अंतिम की स्टेज पर लग सकती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन और किस किस स्टेज पर लग सकती है या किस किस स्टेज पर नहीं लग सकती वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।